नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम हॉट टॉक में। हमेशा की तरह मैं और मेरे सहयोगी राजा शर्मा मौजूद हैं आपके साथ। राजा भाई, स्वागत है आपका। थैंक यू। राजा भाई, मध्य प्रदेश की राजनीति का घटनाक्रम भी काफ़ी तेज़ी से बदल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर भी अपन देख रहे हैं, युद्ध की विभीषिका थामे नहीं थम रही है। और 2 दिन का जो घटनाक्रम है नीतीश कुमार वाला बिहार का, ये भी बड़ा आश्चर्यजनक लेकिन सत्य है। इन सब चीज़ों पर आपकी निगाह पैनी थी। और मैं बात करने की अगर कोशिश करूँ तो नीतीश कुमार को लेकर तो आपने पहले ही लिख दिया था, और आज तो बहुत अच्छा लिखा हॉटलाइन पे कि भारतीय जनता पार्टी के लेने के भाव अलग हैं और देने के भाव अलग हैं। और उसी तरह मिडिल ईस्ट पर भी आपने लिख दिया था कि ट्रंप के शपथ के तुरंत बाद आपने लिखा था कि यूएई पर नज़र रखना होगी, मिडिल ईस्ट पर नज़र रखना होगी। तो ये तमाम सारी बातें निकल कर आई। लेकिन सबसे पहले राजा भाई, मैं जानना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश का जो हाल ही में ताज़ा घटनाक्रम निकल कर सामने आया, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेशाध्यक्ष अमित शाह से मिले, केंद्रीय गृह मंत्री से कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल दोनों भी अलग अलग मिले। तो इसके क्या मायने, किस रूप में देखा जाए इसको? देखिए, विषय तो अपने आप में पॉलिटिकली अपने हेडलाइन सेंटरेड ही रहा है कि जब 2-3 दिन पहले सबसे पहले डॉक्टर मोहन यादव अमित शाह से मिलते हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी मुलाकात करते हैं। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष ने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात की। तो इम्पोर्टेंट यदि बात करें तो अमित शाह से जो डॉक्टर मोहन यादव की मुलाकात है, कैलाश विजयवर्गीय की मुलाकात है, या फिर प्रहलाद पटेल की मुलाकात है, इन पे चर्चा का विषय जरूर है कि इन मुलाकातों के मायने क्या है। और कॉरिडोर ऑफ पावर में इन चर्चाओं को अलग अलग रूप से, अलग अलग दृष्टि से आंका जा रहा है, समझा जा रहा है, और उनके अपने अपने मायने निकाले जा रहे हैं। ये बात सही है कि यदि इन मायनों को अपन ढूंढने जाएँ या तलाशने जाएँ तो इनको सामान्य मुलाकातें नहीं हो सकती। यदि सामान्य मुलाकातें होती तो तीनों एक साथ भी मिल सकते थे। तीनों दिल्ली में ही थे उस दिन, और एक साथ एक समय में भी मुलाकात हो सकती थी, क्योंकि अमित शाह के पास इतना टाइम नहीं है कि व्यक्ति को अलग अलग बुलाए और अलग अलग मुलाकात करें। यदि अमित शाह ने इन तीनों को अलग अलग समय दिया है और अलग अलग मुलाकातें की है, इसका मतलब मध्य प्रदेश की राजनीति में चल रहे गतिरोध को लेकर चर्चा हुई है। चर्चाओं के मामले में सबसे पहले यदि बात करें तो पहली मुलाकात डॉक्टर मोहन यादव से हुई थी। मोहन यादव कुछ मध्य प्रदेश के प्रपोजल्स लेकर गए थे, डिस्कशन करने गए थे, सरकारी योजनाओं पे, लैंड पूलिंग एक्ट पे, तमाम जो जिन मुद्दों पे चर्चा करने गए थे। लेकिन इसके दिगर भी कुछ बातें हुई है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो अमित शाह और मोहन यादव में ये हुई कि मध्य प्रदेश में अभी तक 2 साल में मोहन यादव अपनी टीम नहीं बना पाए हैं। टीम नहीं बना पाए से तात्पर्य है कि भारतीय जनता पार्टी में उनकी लीडरशिप में एक, देखिए, संगठन की टीम अलग होती है, सरकार की टीम अलग होती है। अभी मैं बात कर रहा हूँ सरकार की टीम की। सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, सरकार मंत्रियों से चलती है, लेकिन दुनिया जानती है इस बात को कि मोहन जी अभी भी किसी भी पॉलिटिकल कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स हैं या इनके जो सीनियर राजनेता हैं उनसे उनकी पटरी कम ही बैठ रही है। और ये बात दिल्ली तक अच्छी तरह सोची समझी जानी हुई बात है कि मध्य प्रदेश के अंदर चाहे मोहन यादव की कैलाश विजयवर्गीय से पटरी नहीं बैठ रही, प्रहलाद पटेल से नहीं बैठ रही, राजेंद्र शुक्ल से नहीं बैठ रही, ऐसे अनेक बड़े लीडर हैं जिनसे केवल फेस सेविंग की मुलाकातें हो रही है, लेकिन डिसीजंस में फ्री हैंड इन लोगों के पास नहीं है। आपको ध्यान हो तो जब बुंदेलखंड के अंदर की कैबिनेट थी तब भी मैंने कहा था उस समय कि कैबिनेट भले ही कहीं पे भी कर लीजिए, रिपोर्ट कार्ड आप किस मुंह से मांगोगे जब तक आप अपने मंत्रियों को फ्री हैंड नहीं देते हो। सब अधिकार यदि मुख्यमंत्री के पास सुरक्षित रहते हैं या चुनिंदा अफसरों के पास सुरक्षित रहते हैं तो फिर आप रिपोर्ट कार्ड के नाम पर मीटिंगें कर सकते हो, रिपोर्ट कार्ड में देने को इनके पास कुछ नहीं है। वो स्थिति आज भी इन मंत्रियों की है। ये केवल कैबिनेट में बैठते हैं, एक नोट शीट पे साइन करके आते हैं, फोटो सेशन होता है, इनके पास पावर कुछ नहीं है। जो पावर है वो केवल डॉक्टर मोहन यादव और 1-2 अफसरों के पास ही है। तो ये सब बातें दिल्ली जा चुकी है, दिल्ली में लगातार इसके अपडेट जा रहे हैं। 2 साल पूरे होने को हैं तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और राजनेताओं और मंत्रियों की जो अवहेलना है, जिनको इग्नोर किया जा रहा है, जिनको पावर डिसेंट्रलाइज नहीं किया जा रहा है, उसकी चर्चाएं उस मीटिंग में हुई है। अरे भाई, आपने बात तो बहुत सही कही है। मुख्यमंत्री का हालांकि विशेषाधिकार होता है, और सत्ता का विकेंद्रीकरण की जो बात आपने कही है कि वैसा होना चाहिए, पर मेरा ऐसा मानना है कि सरकार में इस तरह से जो गतिरोध उत्पन्न हो रहे हैं तो इसमें जो नुकसान हो रहा है वो आम जनता का हो रहा है। कई सारी योजनाएं जो किसी के ज़िले की है, शहर की है, वो क्रियान्वित नहीं हो पा रही है। और जैसा आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी स्वयं इस बात को लेकर मॉनिटर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनसे आम जनता का भी तो नुकसान हो रहा है। नहीं, देखिए, आम जनता का नुकसान तो एक बहुत बाद का विषय है। भारतीय जनता पार्टी का जो मूल नुकसान है उसको समझिए आप। इतने बड़े दिग्गज राजनेताओं को यदि आप एकोमोडेट नहीं करते हो, उनको साथ लेकर नहीं चलते हो,
और ऐसा नहीं है ये बात आप और मैं कर रहे हैं, ये सबको मालूम है, उनके कार्यकर्ताओं को भी मालूम है, उन राजनेताओं को भी मालूम है, उन मंत्रियों को भी मालूम है, उन अफसरों को भी मालूम है और मुख्यमंत्री को भी मालूम है कि इन राजनेताओं में और मुख्यमंत्री में कितना कम्युनिकेशन गैप है। कम्युनिकेशन गैप के लीजिए या सबके अपने अपने एम्बिशन के लीजिए, इसलिए जब पावर डिसेंट्रलाइज नहीं होता है तो इतने बड़े दिग्गज नेता जो है अपने पोर्टफोलियो में, अपने मंत्रालय में काम भी नहीं कर पाते हैं, और जब काम नहीं कर पाते हैं जो आप बात कह रहे हो, तो प्रदेश और जनता का उसमें कहीं ना कहीं नुकसान तो होना तय है। यदि उदाहरण की बात करें तो अपन स्पेसिफिक बात कर लेते हैं। चलिए, मध्य प्रदेश का मास्टर प्लान क्यों अटका हुआ है? खासतौर से इंदौर और भोपाल का जो मास्टर प्लान है वो क्यों अटका हुआ है? क्योंकि डॉक्टर मोहन यादव और कैलाश विजयवर्गीय के अंदर आपस में सामंजस्य नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है। क्या मुद्दे हैं, किन कारणों से नहीं हो रहा है, ये सबके सामने है कि मास्टर प्लान नहीं आ पा रहा है। यदि मास्टर प्लान नहीं आता है तो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होती है, शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ नहीं होती है, रियल इस्टेट प्रभावित होता है, जॉब अपॉर्चुनिटी प्रभावित होती है। तो एक मास्टर प्लान नहीं आने से आपको मालूम है कि इकोनॉमिकली, इंफ्रास्ट्रक्चरली कोई भी शहर कितना डिस्टर्ब और प्रभावित होता है। वैसे अनेक मुद्दे हैं जिन पर चर्चा की जा सकती है। तो ये सबको मालूम है कि इन बड़े सीनियर लीडर्स को मोहन जी साथ लेकर नहीं चल रहे हैं। राजनीति एक ऐसी कह सकते हैं कि चीज़ है जिसमें आम आदमी इन सब चीज़ों को बहुत गहराई से समझ नहीं पाता है। और राजनीति की विडंबना यही है कि मैं हमेशा कहता आया हूँ कि आपको अपने से कमतर लोगों से शासित होना पड़ता है, लेकिन किसी के भाग्य से आप लड़ नहीं सकते। बहरहाल इसी बात को मैं आगे और बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब भारतीय जनता पार्टी और बिहार में आरजेडी का तालमेल हुआ था तो ये बात निकल कर सामने आई थी कि आज आपने लिखा और पहले भी आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बिहार पर कड़ी नज़र रखी हुई है, और परिणाम निकल कर सामने आया कि आज नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन भर दिया है और नए मुख्यमंत्री का चुनाव बिहार में होने जा रहा है। तो ये जो घटनाक्रम है, भारतीय जनता पार्टी इस तरह की घटनाओं को बहुत सलीके से पेश करती है और कभी भी ऐसी घटना कर सकती है। तो इसको किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, आपको ध्यान हो, जब नीतीश कुमार को ने मुख्यमंत्री की शपथ ली थी तब भी मैंने कहा था कि एक 100 पहलवान से तो लड़ सकते हो, भाग्यवान से तो नहीं लड़ सकते आप। और हिस्ट्री के अंदर नीतीश कुमार एक ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जिन्होंने 12-13 बार कंटिन्यू शपथ ली। लेकिन जब शपथ ले रहे थे तब भी मैंने कहा कि 6 महीने भी यदि टर्म पूरा कर ले तो बड़ी बात होगी। जब इन्होंने 20 नवंबर को शपथ ली थी तब मैंने ऑन रिकॉर्ड इस बात को लिखा था। इसके पीछे कारण ये था कि भारतीय जनता पार्टी का स्कोर बोर्ड बढ़ा रहा है बिहार के अंदर। तो बिहार में बीजेपी जैसे जैसे ग्रो करने लगती है, तो मैंने जैसा हमेशा कहा कि बीजेपी जब आपसे किसी प्रकार में नेगोशिएशन करती है तो उसका लेने का भाव कुछ और होता है, और जब भुगतान करने की बारी होती है तो उसका देने का भाव, भुगतान का भाव कुछ और होता है। ये आज नीतीश कुमार के साथ हुआ। देखिए, नीतीश कुमार को छोटे लीडर नहीं है कि उनको एकदम मक्खी के जैसे निकाल के फेंक दिया जाए। लेकिन हो क्या रहा है, दरअसल राज्यसभा के रास्ते भले ही उनको दिल्ली लाया जा रहा है, लेकिन जेडीयू का नुकसान तो होना तय है, ये आप मान के चलिए आप, क्योंकि नीतीश कुमार ही जेडीयू रहे हैं। और यदि नीतीश कुमार वहाँ से दिल्ली चले जाते हैं तो फिर आप मान के चलिएगा बिहार के अंदर आने वाले समय में, कोई भी बात लॉन्ग टर्म में होती है, शॉर्ट टर्म में नहीं होती है, तो लॉन्ग टर्म में बिहार के अंदर जेडीयू प्रभावित होगी। मुझे तो ऐसा लगता है जेडीयू 2-3 धड़ों में बढ़ सकती है, क्योंकि नीतीश का जाना बिहार के कार्यकर्ताओं को रास नहीं आ रहा है, वहाँ अपने प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और बीजेपी, देखिए, मैं यदि इतिहास पे यदि आप फोकस करो तो शिरोमणि अकाली दल को देख लीजिए, बीजू जनता दल को देख लीजिए, उद्धव शिवसेना को देख लीजिए, शिंदे शिवसेना को देख लीजिए, इन सब का हश्र क्या अभी बताइए आप। एक बार जब रहते हैं तो आप पावर में आते हैं, फिर धीरे से भारतीय जनता पार्टी आपको ठिकाने लगा देती है। वैसे ही मेरा मानना है नीतीश कुमार जैसे सीनियर लीडर को, यदि उसके 2 कारण भी हो सकते हैं। नीतीश कुमार आजकल फिजिकली और मेंटली थोड़े से मतलब अनफिट से नजर आते हैं, ऐसा मतलब उनकी बातों से भी लगता है कई बार। तो एक उम्र तो अपना क्राइटेरिया ही, लेकिन उस उम्र को कंसिडर करते उन्होंने राज्यसभा ले जाए, और मुझे लगता है होने वाले समय में उपराष्ट्रपति भी बना दे, क्योंकि नीतीश कैबिनेट मंत्री या केंद्र में मंत्री बनने ये विकल्प तो विंडो खुला है, लेकिन उपराष्ट्रपति भी बनाया जा सकता है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत विचार है, अनुमान है, मानना है कि ऐसा किया जा सकता है। लेकिन एक मुख्यमंत्री का होना और एक राज्यसभा में जाना जमीन आसमान का अंतर है। तो ये क्यों हुआ, इसके पीछे की कहानी है कि भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। बीजेपी की लोकल लीडरशिप का दबाव रहा कि हमारा स्ट्रेंथ मजबूत है बिहार के अंदर, फिर भी हमको इनके अंडर में काम करना पड़ रहा है। और जब ये सीन एकदम स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लीडरशिप, उनका प्रेशर था उसके, तो फिर उन्होंने कंसिडर कहा कि बीजेपी को अपना मुख्यमंत्री मिलना चाहिए, और आने वाले समय में ये दरार पैदा करेगा, आने वाला वक्त बताएगा इसको। देखिए भाई, ये बात तो बिल्कुल सही कही कि भारतीय जनता पार्टी का अपना काम करने का अलग स्टाइल है। नितिन नवीन जैसे पार्टी के एक विधायक को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है।
पहली बार जीते विधायकों को मुख्यमंत्री बना सकती है। तो इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता और कब कहाँ क्या चेंज हो जाए। बहरहाल बिहार में जो नीतीश कुमार राज्यसभा में जा रहे हैं, तो क्या इस बात की संभावना है कि मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बनेगा? 1,00,000%, उसमें कोई डाउट नहीं है। नीतीश कुमार को हटाने का मायने ही है, यदि नीतीश कुमार की जगह जेडीयू का कोई किसी विधायक को मुख्यमंत्री बनाना होता तो फिर नीतीश को बने रहते। बीजेपी को अपना चीफ मिनिस्टर बनाना है और बीजेपी को अपना चीफ मिनिस्टर बनाना है, इसलिए नीतीश सबसे बड़े वहाँ पे हडल थे। नीतीश कुमार को रास्ता दिखा दिया गया है कि आप दिल्ली आ जाइए। वो किन शर्तों पे माने हैं, ये बड़ी मतलब मैं अभी तक समझ नहीं पा रहा हूँ कि नीतीश कुमार जैसे श्रूड पॉलिटिशियन, घाघ राजनेता, जिनका तकरीबन 50 साल में पॉलिटिकल कैरियर रहा है, वो व्यक्ति किन शर्तों पे मान गए, क्या कारण रहे होंगे, ये समय के गर्भ में छुपा हुआ है। लेकिन आने वाले समय में ये चीज़ सामने आएगी कि किन परिस्थितियों में नीतीश कुमार इनके सामने मान गए। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के लिए कि हालांकि देखिए नीतीश का एक कैरेक्टर रहा है, नीतीश घोर अवसरवादी राजनेता रहे हैं। नीतीश जिधर दम उधर हम की पॉलिटिक्स करते रहे हैं। नीतीश ने जब जब पावर में रहना था तो बीजेपी के साथ गए भी, बीजेपी का साथ छोड़ा भी, फिर बीजेपी के साथ आ भी गए। और जब बीजेपी के अगेंस्ट रहते हैं तो उन्होंने अमित शाह और मोदी को खूब खरी खोटी सुनाई, और जब साथ आ जाते हैं तो फिर विपक्ष को खरी खोटी सुनाते हैं। तो देश की राजनीति में दो ऐसे राजनेता हैं जो हमेशा पावर में रहे हैं, एक का नाम शरद पवार है और एक का नाम नीतीश कुमार है। ये दोनों ही सरकार किसी के भी अपने आप में पावर में रहे हैं। तो जिधर दम उधर हम के दो बड़े राजनेता हैं। नीतीश किन शर्तों पर दिल्ली गए हैं ये भी समझने का विषय है। तीसरे दो राजनेता 3-4 और हैं, तो एक तो है रामदास आठवले और दूसरे हैं रामविलास पासवान। ये भी दोनों नेता जिधर दम उधर हम वाले नेता हैं। और रामविलास पासवान तो अब नहीं रहे, लेकिन अभी 2 दिन पहले ही हॉटलाइन पर चल रहा था कि रामदास आठवले को राज्यसभा की टिकट मिल जाएगी। और जबकि पूरे सब दूर जब न्यूज़ चैनल से लेकर बाकी जो पॉलिटिकल क्रिटिक्स हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उन सब का मानना था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी एनडीए की तरफ से रामदास आठवले को उम्मीदवार नहीं बना रही। आप अकेले ऐसे शख्स थे जिन्होंने रामदास आठवले के लिए लिख दिया था। बहरहाल ये आपका जो एस्ट्रो जर्नलिज्म का ये तरीका है अपने आप में बहुत अद्भुत तरीका है। इस तरह का जर्नलिज्म मैंने अपनी ज़िंदगी में करते हुए किसी को नहीं देखा है। थैंक यू। आपने जब डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी, तब आपने एक बात लिखी थी हॉटलाइन पर कि मिडिल ईस्ट पर नज़र रखना होगी, और वो अभी कुछ महीने पहले फिर लिखी आपने, और मिडिल ईस्ट में वो सब चीज़ें निकल कर सामने आई। युद्ध वहाँ पर शुरू हो गया। ईरान और इजराइल के मध्य बजरिए अमेरिका ये युद्ध शुरू हुआ है, जिससे खाड़ी के अन्य देशों पर प्रभाव पड़ रहा है। तो इस युद्ध की विभीषिका और आने वाला समय क्या यह विश्व युद्ध में तब्दील होगा, इसको लेकर क्या कहते हैं आप? देखिए, बड़ा गंभीर विषय है ये। इसमें जितनी भी बात की जाए बड़ी जिम्मेदारी और गंभीरता से की जाए, क्योंकि राजनीति में तो कई बार अनुमान के आधार पर बात की जा सकती है। जब इंटरनेशनली आप युद्ध और विश्व युद्धों की बातें करते हो तो उसमें एक प्रमाणिकता की आवश्यकता ज़रूर होती है। देखिए, जैसा कि आपने जिक्र किया कि ट्रंप ने जब राष्ट्रपति की शपथ नहीं ली थी ना, उस समय ये लिखा था कि अमेरिका की नज़र मिडिल ईस्ट पर रहेगी। इसके पीछे मेरे कुछ एस्ट्रोलॉजिकल इनपुट्स थे या गणित था, ये कह लीजिए कि मेरे अपना अध्ययन, अपने स्टडी, बुद्धि विवेक के हिसाब से मैंने लिखा था। मुझे कुछ प्लेनेटरी इक्वेशंस नज़र आ रही थी। तो मिडिल ईस्ट पे नज़र रखने की आवश्यकता इसी दौरान थी कि इजराइल और ईरान ऐसा नहीं है कि ये 4 दिन पहले से लड़ रहे हैं। 4-6 महीने पहले भी ये एक बार अच्छी तरह लड़ चुके हैं, फिर एक बार बीच में फुल स्टॉप बन चुका था। देखिए, इजराइल और ईरान का जो ईगो क्लैशेस हैं वो लंबे समय से चल रहा है, लेकिन मैं इस युद्ध को एक अलग पर्सपेक्टिव में देखता हूँ। दरअसल ये युद्ध जो है ना, इसके प्रॉक्सी वॉर है ये। इसका असली जो कैरेक्टर है वो चाइना है। अमेरिका और चाइना का टसल चल रहा है, और ईरान का जितना भी तेल है उसका तकरीबन 40% तेल चाइना के पास जाता है। वेनेजुएला पे जिस तरीके से ट्रंप ने गुंडागिर्दी की थी, और गुंडागिर्दी करके वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष को उठाकर ले आए थे और वहाँ अपने मन मर्जी की सरकार बिठा दी, तो ये ट्रंप की भी गुंडागिर्दी चल रही है। देखिए आप, ठीक है, ट्रंप का एक तरफा आदेश फरमान, ट्रंप के टैरिफ, ट्रंप के मिसाइल्स, ट्रंप के रॉकेट पूरी देश दुनिया में चल रहे हैं। ट्रंप मतलब अमेरिका की बात कर रहा हूँ आपसे मैं, ठीक है। तो वैसे ही ईरान पे जब इजराइल अटैक करता है तो इजराइल 5 दिन पहले नेतन्याहू वहाँ मिलकर आते हैं। किससे? ट्रंप से। मतलब हमले के 5-7 दिन पहले। सब रिकॉर्ड पे है, मेरे बोलने से न बोलने से कुछ मिट नहीं जाएगा, सब कुछ रिकॉर्ड पे है। मुलाकात करके आते हैं, और इसी दौरान मोदी जी भी इजराइल जाकर मुलाकात करके आते हैं नेतन्याहू से, ठीक है। तो
ये जब इंटरनेशनली कोई चीज़ यदि हो रही है तो ऐसा नहीं है कि कोई ओवरनाइट हो रही है, इसके पीछे अपने एक प्लानिंग, सर्कमस्टांसेस, इक्वेशंस होती है, उसके बाद में ये सब चीज़ें डिसाइड होती है। मेरा ऐसा मानना, ये जो अटैक चल रहे हैं ये तो अभी शुरुआत है सर, क्योंकि अब सबसे ज़्यादा लोग सवाल ये कर रहे हैं, लड़ ईरान और इसराइल रहे हैं और हमले दुबई पे क्यों हो रहे हैं। इंपॉर्टेंट सवाल तो ये है ना लोगों के मन में कि भाई ईरान का दुबई से क्या लेना देना, ईरान ने दुबई पे क्यों अटैक किए या मिडिल ईस्ट के यूएई पे क्यों अटैक किए। इसका सबसे बड़ा कारण समझिए आप, अमेरिका के जितने भी बेस हैं, बेस बोल रहा हूँ मैं, वो अरब कंट्रीज़ हैं, और अरब कंट्रीज़ पे ये झगड़ा मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम कंट्रीज़ ही होने लगा है। तो अमेरिका की राजनीति और साजिश और षड्यंत्र देखिए कि अमेरिका ने कूटनीति से मुस्लिम कंट्रीज़ को आपस में भिड़ा दिया। पहले तो अमेरिका खुद लड़ रहा था इराक से 90s के दौर में, 1991-91 में। इस बार अमेरिका ने इसराइल को आगे किया, इसराइल अटैक कर रहा है और ईरान अटैक कर रहा है दुबई पे, यूएई पे, अरब कंट्रीज़ पे, मुस्लिम कंट्रीज़ पे, खाड़ी देशों पे। इट मीन्स अमेरिका अपनी चाल में कामयाब होता नजर आ रहा है। और खामनेई की मौत जो है उसने ईरान को झकझोर दिया है, तो मुझे लग नहीं रहा है कि ईरान अभी कोई बैकफुट पे जाने वाला है। और आर्म्स एम्यूनेशन में ईरान को टेकन टू बी ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता। अभी युद्ध लंबा चलेगा, इसके दूरगामी परिणाम जो हैं वेस्ट, अभी तो मिडिल ईस्ट की बात कर रहे हो आप, फिर पूरे वर्ल्ड के वेस्ट पे असर जाएगा, आने वाले समय में नॉर्थ की तरफ भी जाएगा और साउथ एशिया पे भी इसका असर देखने को मिलेगा आपको। आपने कहा जिस तरह से खोमेनी की मौत के बाद ईरान में जो आक्रोश है वो थमा नहीं है। अब ये जो युद्ध चल रहा है, मैंने पहले भी कहा कि क्या विश्व युद्ध में तब्दील होगा, भारत की भूमिका क्या रहेगी, क्या भारत भी हमला करेगा किसी देश पर या भारत पर भी कोई देश हमला करेगा। वो दूसरा बड़ा सवाल कि जो विश्व की आर्थिक स्थिति है उस पर कितना प्रभाव इस युद्ध का पड़ने वाला है, ऑयल की दृष्टि से देखें या बाकी अन्य बातों से देखें। देखिए, विश्व युद्ध की परिभाषा बदल चुकी है। पहले वर्ल्ड वार अपन कहा जाता था कि जर्मनी और जापान और जो वर्ल्ड वार हुए अपन उस पर बात करते थे। अब क्या हो रहा है, राउंड द क्लॉक युद्ध चल रहे हैं। देखो 2020-22 से तो रशिया और यूक्रेन लड़ ही रहे हैं। तो जब रशिया यूक्रेन पिछले 5 साल से लड़ रहे हैं तो सबके पार्टिसिपेशन बढ़ जाते हैं, किसी कंट्री का पार्टिसिपेशन घट जाता है, किसी का बढ़ जाता है। तो अभी देखिए ईरान और इसराइल फ्रंट पे लड़ रहे हैं, लेकिन अन्य देशों पर भी अटैक तो हो ही रहे हैं, और वो खुद कितना रिएक्ट कर पा रहे हैं वो अलग विषय। तो विश्व युद्ध की परिभाषाएं बदलती जा रही है। जब विश्व के अनेक देश किसी युद्ध में शामिल हो जाए तो उसको विश्व युद्ध कहा जा सकता है। अब आपने बात की भारत की, तो भारत का इस युद्ध में कोई डायरेक्ट पार्टिसिपेशन तो है नहीं, लेकिन भारत का मोर और लेस जो मुझे समझ में आ रहा है, भारत अमेरिका और इसराइल के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो आप देखिए मोदी जी ने सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों से बात कर, लेकिन ईरान के लीडरशिप से बात नहीं की है, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स में आ रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ईरान और इसराइल का युद्ध चल रहा है और हमारे लिए इसराइल बहुत महत्वपूर्ण है। इसराइल से हमारे पुराने रिश्ते रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रशिया जो हुआ करता था, जो अब रशिया टूट चुका है, रूस से हमारा रिश्ता रहा है। तो हम मूल रूप से रशिया और इसराइल के साथ खड़े होने वाले कंट्रीज में से रहे हैं। तो आने वाले दिनों में हम चूंकि इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है इंडायरेक्ट रूप से सपोर्ट हमारा रशिया को रहे, इसराइल को रहे। और कुछ समय बाद मुझे लगता है कि जून जुलाई के आसपास इस युद्ध की और तेजी अलग रूप में आएगी। पाकिस्तान पे आप नज़र रखिएगा, पाकिस्तान की आने वाले दिनों में बर्बादी की कगार पे आने वाला है। ये भी नोट कीजिएगा, मैं ये बात मेरा एस्ट्रोलॉजिकल है कि पाकिस्तान भी बर्बादी के कगार पे आएगा। पाकिस्तान को भी युद्ध के सामने करने पड़ेंगे। मुझे एक बात की चिंता जरूर रहती है कि चाइना से और भारत का टकराव मुझे आने वाले समय निकट भविष्य में नज़र आता है। अब वो कितने समय बाद होता है ये देशकाल परिस्थिति से, लेकिन मुझे लगता है चाइना और भारत कहीं ना कहीं एक बार किसी परिस्थिति में एक बार फिर टकराएंगे। इसलिए भारत को अपनी कूटनीतिक डिप्लोमेटिक पॉलिसी में जो चाइना के साथ संबंध बने हुए हैं आज की डेट में, देखिए दुनिया 2 भागों में विभाजित हो चुकी है। अभी हमने देखा नाटो देशेस वाले ब्रिक्स देशेस, ठीक है। तो वैसे ही हम जिस तरह से चाइना से बहुत नज़दीकियाँ जा रहे हैं ना, चाइना क्रेडिबल नहीं है। चाइना के भारत के प्रति चाइना का रुख कभी सकारात्मक नहीं हो सकता। एज ए जर्नलिस्ट मेरा ओपिनियन है, निकट भविष्य में चाइना से हमको अलर्ट रहने की आवश्यकता है, क्योंकि चाइना का मूल मकसद भारतीय जो ऊपर जो है क्षेत्र हमारा जम्मू कश्मीर के ऊपर, वहाँ पे वो मोरलेस वो एक्यूजेशन का वो उसका दिमाग में रहता है कि कैसे ज़मीन पे कब्जा किया जाए। और कई बार मीडिया रिपोर्ट्स में आती भी है कि चाइना के ट्रूप हमारे पास पर भी काफ़ी उन्होंने। तो मुझे लगता है चाइना एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे हमको इन डिटेल पे ध्यान रखने की आवश्यकता है। चाइना एक ऐसा देश है जिस पर हमें उस पर पैनी निगाह रखनी होगी। चाइना की नेक नीति पर भी बहुत शक है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता।
और देश में जो राजनीतिक हालात चल रहे हैं, मध्य प्रदेश की बात राजा भाई ने कही, और जो मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ मंत्रियों के बीच जो तालमेल का अभाव है, उससे कहीं ना कहीं कामकाज भी प्रभावित हो रहा है। लेकिन आने वाले समय में कुछ क्या होगा ये तो समय बताएगा। और बिहार में जो कुछ भी घटित हुआ है, आज जो हमने देखा कि नीतीश कुमार ने राज्यसभा की उम्मीदवारी अपनी ऐलान कर दी है, तो नया मुख्यमंत्री बनेगा। राजा भाई का स्पष्ट मानना है कि वहाँ पर मुख्यमंत्री जो है वो भारतीय जनता पार्टी का बनेगा, और भारतीय जनता पार्टी अपने मिशन में हमेशा कामयाब रहती है। ये केंद्र प्रकरण किसी भी तरह से वे सत्ता हथियाने में कामयाब होती हैं, और अपनी गोटियाँ जहाँ उनको मौका मिलता है वो फिट करने में कोई देरी नहीं करती। राजनीति है, राजनीति का उसूल भी यही है। बहरहाल राजा भाई, इन सब चीज़ों के साथ आपने बहुत अच्छी भविष्यवाणियाँ भी की है, और वो लगातार शब्द से सही साबित होती जा रही है। तो आप एक बार फिर आपको इस पर बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। मैं अभी एक बात और बताता हूँ, आपने चूँकि एस्ट्रोलॉजिकल एक बात कही है तो नोट कर लीजिएगा। आने वाले दिनों में 2026 पूरा, अभी हम बात कर रहे हैं मार्च में, 2026 पूरा युद्ध भूमि में, रणभूमि में रहेगा। दुनिया के अनेक अनेक देश शस्त्र गर्जना, आसमान में आग बरसेगी। नोट कर लीजिएगा बात। ऐसी पॉलिटिकल इक्वेशंस बनी हुई है। मैं पॉलिटिकल जो बात करता हूँ तो मैं मेरे मंत्रिमंडल की बात करता हूँ, क्योंकि सितारों की, तो सितारों के मंत्रिमंडल में इस जो विक्रम संवत लगने वाला है आज से 10 दिन बाद, उस विक्रम संवत में आप मान के चलिएगा कि मंगल मंत्री है और गुरु जो है राजा की भूमिका में है। और गुरु 2032 तक अतिचारी मुद्रा में रहेंगे। कई बार जिसको अतिचारी मतलब हाईली स्पीड से चलना, अतिचारी उसको कहा जाता है। गुरु बहुत स्लो चला करते थे, लेकिन इस बार बहुत, तो ऐसा नहीं है। आज ये 2032 तक गुरु और मंगल की जो युक्तियां हैं वो बीच बीच में आपको देश दुनिया में चमत्कार दिखाती रहेगी। कई सत्ताएं पलट होगी, कई सिंहासन तख्ता पलट होंगे, युद्ध भूमि में हम लोग रहेंगे। कई चीज़ें ऐसी देखने को मिलेगी जो हमने आज तक नहीं देखी है। 2026 तो आप मान के चलिए बड़े बदलाव आपको, आप उसके विटनेस करेंगे, बड़े बदलाव के। तो चलिए नोट करके रख लीजिए राजा भाई का ये जो प्रेडिक्शन है, इस पर हम लगातार आपको हर शो में कहीं ना कहीं एक प्रेडिक्शन पर बात करते हैं, और वो लगभग सही साबित होता है। लगातार राजा भाई आपको आगाह करते आ रहे हैं। हम हर शो में एस्ट्रो जर्नलिज्म पर बात करते हैं, और कोई ना कोई बात ऐसी निकल कर आती है जो हमेशा सही साबित होती है। बहरहाल आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी और राजा शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।